ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी। कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारा पुरुषार्थ तो कभी कोई कमी होती नहीं हमारे अंदर। बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, थैंक्स टू बाब। Thank you, sister. Very nice. It's going on. दैट्स रियली अमेजिंग माता। थैंक यू। चलो, व्हाट्स टुडेज टॉपिक? गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ। गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ। सो क्या होती है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, कोई बताएगा? फर्स्टली ओम शांति टू एवरीवन। एंड बाबा की श्रीमत को फॉलो करना यही गॉडली लाइफ है। गॉडली स्टूडेंट हम तभी कहलाते हैं जब बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। और सबसे पहला गॉडली स्टूडेंट तब बनते हैं जब हम ब्राह्मण लाइफ में एंटर करते हैं। सो फर्स्ट दैट टाइम वी मेक गॉडली स्टूडेंट। ओके मीनाक्षी बेन, इसके अलावा किसी के पास कोई जवाब है? सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, भले वो ब्राह्मण हो या ना हो, बट आत्मिक दृष्टि से देखना, सभी को आत्मा समझना, एंड लाइक ऑब्वियसली श्रीमत एंड that all comes later, but main is I am a soul and others are also soul and they are also on their journey. That's really amazing. This is the practical thing which we implement in our life, जो कि हमें दूसरों लोगों से अलग बनाती है। एक ही चीज़ है कि हमारी कॉन्शियसनेस अलग होती है और संसार की कॉन्शियसनेस अलग होती है। जो भी गॉडली स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से सोल कॉन्शियस होते हैं, उनको ये पता होता है, उन्हें बेसिक चीज़ों के डिफरेंस नहीं होते कि तुम किस कास्ट के हो, तुम किस जेंडर के हो, तुम किस पोजीशन पे हो, है ना। ये एक बेसिक चीज़ और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होती है जो एज अ पर्सन और हमें अलग करती है संसार से, जो ये बेसिक प्रूफ देती है कि वी ऑल आर गॉडली स्टूडेंट्स। दीदी, गॉडली स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि 24 घंटे वो क्लास चलती रहती है। Yes. और सोते समय भी जैसे कि हम सेवा करते हैं। Exactly. तो वो भी जब और आप जो भी बाबा मुरली में सिखाते हैं, तो बाकी क्लासेस में ऐसा रहता है कि जितने समय हम क्लास ले रहे होते हैं उतनी समय हमारी पढ़ाई रहती है। बट यहाँ पे जब जितने समय हम मुरली सुनते हैं उतने समय हमें नॉलेज मिलती है। जिस पॉइंट पे मुरली खत्म हुई तब से प्रैक्टिकल चालू। अमेजिंग गार्गी, अमेजिंग। दैट्स लिटरली, ये ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकली ये चीज़ ऐसे काम करती है। गॉडली स्टूडेंट में एक और भी चीज है, चाहे 1 साल का बच्चा है, चाहे 1 महीने का बच्चा है, चाहे कितना भी है, उनकी सबकी पढ़ाई एक जैसी है। सभी स्टूडेंट की पढ़ाई एक ही जैसी। एग्जैक्टली, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ऋतिका बहन कुछ कह रहे थे? हाँ जी जी We जी। are always in the awareness and attention. Like most of the time हमारा awareness and attention होता है। ओके ओके। Of the things. ऋतिका बहन बताइए। और गॉडली स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमें रिजल्ट पहले ही पता है। बाबा ने रिजल्ट पहले ही बता दिया। आप क्या बनने वाले हो सत्युग में? ऐसा नहीं होता कि हाँ हमारे एग्जाम हमें पता है कि हमारी क्या क्या एग्जाम आने हैं और रिजल्ट भी हमें पता है। ठीक है गौरव भाई, आई गेट योर आंसर। ऋतिका बहन कुछ कह रहे थे, बताइए। दीदी, जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ बनते हैं, इसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही गॉडली स्टूडेंट लाइफ भी ऐसी है कि हमें देवी देवता बनने के लिए, सतयुग में जाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। डिफरेंस ये है कि ये वहाँ हमें लौकिक टीचर्स और दैहिक टीचर्स पढ़ाते हैं, और यहाँ हमें रूहानी हमारे टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं, और वो हमें आत्मिक और रूह बनने की पढ़ाई बताते हैं। ओके ऋतिका बहन, फाइन, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। रीता माता बोलिए। मैं सोचती हूँ कि हम जब एक बार हमने बाबा को अपना बना लिया है और हम उनके श्रीमत पे चल रहे, तो हम उनके कैमरे के अंदर हमेशा रहते हैं, तो हमारा हर कार्य, हर सोच बाबा के मत से ही चलना चाहिए। वही हम गॉडली स्टूडेंट है, अगर हम 24/7 उनकी निगरानी में हैं तो। ठीक है रीता माता, नाइस। जैसे उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही इस पढ़ाई में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं जी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ओके ओके ओके। आज बाबा ने बात भी की है सब्जेक्ट्स की, है ना।
चारों सब्जेक्ट्स हमें इक्वली लेके चलने चाहिए, इस बारे में बात हुई है। ठीक है, ओके, अभी सब अपने माइक म्यूट करें, हम थोड़ा एलेबरेट कर देते हैं कि क्या होता है। जब हम एक स्टूडेंट होता है, सबसे पहले स्टूडेंट की जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो एक ऐसे स्टेट में होता है जहाँ उसे चीज़ें सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, एक स्टूडेंट जाता है कहीं पे भी, वो सीखने के पर्पस से जाता है कि जब वो चीज़ें सीख जाएंगे देन ही बिकम अ बेटर पर्सन, और वो कुछ और बन के वहाँ से निकलते हैं जब उनकी स्टडीज़ पूरी होती हैं। ठीक है, सेम हमारे यूनिवर्सिटी में होता है, हम हमेशा सीख रहे होते हैं। अपने बुद्धि में चीज़ फिक्स करो, मुझे हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, और इफ़ आई एम अ गॉडली स्टूडेंट तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। ओके, हर चीज़ मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको सिखाने के लिए होती है। जिस दिन आप ये कहते हो, जिस दिन आप उस यूनिवर्सिटी में जाते हो, जिस दिन आप वो 7 days कोर्स पूरा करते हो और आपके मुख से निकलता है मेरा बाबा, देन अ जर्नी बिगिन्स। या जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन हो और आपके फादर कौन है, उसी दिन वो जर्नी शुरू हो जाती है। कोर्स भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस सब जर्नी में कौन लोग कितने अटेंटिव है, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम सबकी अपनी अलग अलग एक जर्नी होती है ना, सभी उस चीज़ को अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। देन जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पे पढ़ाने वाले हमें कौन है, खुद भगवान। वो दूसरी दुनिया के जो टीचर्स होते हैं उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में एक ही मतलब स्पेशलिटी होती है किसी की, वो व्यक्ति आके हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ही पढ़ाते हैं जो हर चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, और वो सारे सब्जेक्ट्स हमें एक ही साथ पढ़ाते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मुरलियों में इतना क्या हो रखा है, वो ये हो रखा है कि उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स मर्ज हो रखे हैं। तो अभी आप वो समझते बैठो, ठीक है। और वो समझ कब आता है, जब हम थोड़ा थोड़ा उनके लेवल पे जाके सोचने की कोशिश करते हैं जिस लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे, पर वो जो मूवी है ना द लाइट, उसमें एक डायलॉग था कि इस रास्ते पे ना देखने वाले बहुत हैं और चलने वाले बहुत कम, और चलने में भी बिल्कुल बाबा के कदम से कदम मिला के चलने वाले बहुत कम, और फॉलो करने वाले तो अपने अपने तरह से फॉलो करते ही हैं। अभी हम ये चेकिंग करें कि हम किस टाइप के स्टूडेंट हैं। एक क्लास रूम में क्या होता है कि एक टॉपर बच्चे होते हैं और उनका ग्रुप होता है, एक होते हैं बैक बेंचर्स। वैसे तो आजकल तो बैक बेंचर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं लाइफ में आगे चल के, लेकिन बट स्टिल बैक बेंचर्स भी ना अटेंटिव होते हैं, तब जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे या तो एक तो होता है कि हम बोलते हैं कि हमें अच्छा संग करना चाहिए, हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमें उनके साथ ही रहना चाहिए, या तो और हम यहाँ उल्टा कह रहे हैं कि आप वो संग बनो लोगों का जो दूसरों को अच्छा लगे, आपके संग का दूसरों पे प्रभाव पड़े। इफ़ यू विल बी अ गुड स्टूडेंट तब जाके आप लोगों पे इम्पैक्ट करो, आप किसी के इम्पैक्ट में आओ ही क्यों, है ना। और वो कब होगा, जब आप पढ़ाई को सच में सीरियसली ले रहे होंगे, जब आपके पास ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो पूरे यज्ञ में किसी के पास नहीं हो। ठीक है, और वो कब होता है, जब आपने पढ़ाई के अंदर एक्सपीरियंसेस किए हैं। घर के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो मुरली पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुरली के पॉइंट्स याद भी रखते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो मुरली के पॉइंट्स को टू द पॉइंट सुना देंगे, ये भी बता देंगे कि कौन सी अव्यक्त मुरली का ये डायलॉग है। इतने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट उनकी लाइफ में वो चेंज नज़र नहीं आता है। हम वैसे स्टूडेंट ना बने कि हमें यहाँ पे रटना थोड़ी ना है, मुरली के डायलॉग याद करके आपको पता है आगे चल के क्या चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड वो चीज़ें चेंज कैसे होंगी कि मुरली के जो हम अभी वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जैसे सिक्के लदे बच्चे हो गया, बाबा की मुरली के वर्ड्स बहुत अलग अलग हैं। वो एक तरह से बेस है हमारा, हमने उसको पकड़ के चल रहे हैं। और हम संसार में जब लोगों को समझाते हैं ना, जैसे मीनाक्षी बहन ने जवाब दिया, जैसे रितिका बहन ने जवाब दिया, तो ये जवाब के साथ हम संसार को नहीं समझा सकते। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम मुरली को अपने अंदर तार रहे हैं। अभी आप लोग उस स्टेज में हो, या मैं भी उसी स्टेज में हूँ, जब हम मुरली को अपने अंदर उतार रहे हैं, और फिर हम उसे किसी भी लेवल पे समझा पाएंगे प्रैक्टिकली लोगों को कि ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। हमें बाबा वाली जो ये हमारी और बाबा के बीच की जो लैंग्वेज है,
ये हमारी पर्सनल लैंग्वेज है। इसीलिए डेली अनाउंस होता है कि मुरली हर जगह ना चलाई जाए या मुरली यूट्यूब पे ना डाली जाए, क्योंकि उसमें वो जो डायरेक्टली बाबा साफ सीधा हमें बताते हैं और वो केवल अपने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। और जब वो ज्ञान हमारे अंदर उतर जाएगा तब हमें बाबा वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पड़ेगी लोगों को समझाने के लिए। हम प्रैक्टिकली लोगों को उस तरह से समझा पाएंगे जो भाषा उनको समझ में आती है। समझ आ रहा है डिफरेंस सबको? ठीक है। Yes. ये जो हमारी भाषा है ना, मुरली की जो भाषा है, वो केवल हम स्टूडेंट्स के लिए है। कल को चल के जो बच्चे निकलेंगे या जिन पे भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे हम उन लोगों को, ठीक है, वो बिल्कुल जल्दी जल्दी निकलेंगे, उनके पास पुरुषार्थ का भी बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। वो केवल हमारी जनरेशन आप समझ लो अभी, जिसके पास टाइम है अच्छे तरह से वर्कआउट करके एक अच्छा सा पद अचीव करने का। और वो भी तब से शुरू हो गया था जब से बाबा ने टू लेट का बोर्ड लगा दिया था अव्यक्त मुरली में आकर के, है ना। उसके बाद जो भी बच्चे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं, उनके पास जास्ती समय नहीं है चीज़ों को लेके वर्कआउट करने का। इस ज्ञान को अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है। फिर जो अभी शिवानी दीदी है, ठीक है, वो कोई भी पॉइंट समझाते हैं, वो उसको ऐसे समझा देते हैं कि वो अननोन व्यक्ति या जो ज्ञान में नहीं चलता है वो भी सुन लेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, अपने लाइफ में धारण किया है, ठीक है। अब वो जैसे भी हो, वो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हैं, चाहे वो ज्ञान की मुरली क्यों ना सुना रही हो, वो किसी जिसका 7 days का कोर्स नहीं हो रखा उस व्यक्ति को भी मुरली सुना सकती है। ये बात पता है आप सबको? यस दीदी। है ना। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? रेज योर हैंड। एंड दीदी शी ऑलवेज सेज कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स भी है, अगर ज्ञान में नहीं चलते तो हमें ऐसे नहीं बोलना कि वो ज्ञान में नहीं चलते, वो भी ज्ञान में चलते हैं, ऐसे ही बोलना है। और ऐसी दृष्टि रखनी है कि वो सतयुगी देवी आत्मा है या सतयुगी देव आत्मा है, हमेशा यही संकल्प रखना है। ओके, तो वो तो खैर आगे का प्रोसीजर हो गया कि वो कैसे अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, दैट्स रियली नाइस जो भी है। पर हमें ज्ञान को अपने अंदर एज ए स्टूडेंट उतारना है। अब इसका आप पूछ लोगे कि कैसे उतरेगा, या हम इस चीज़ को कैसे ऐसे प्रैक्टिस करें जो ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके लिए आप सबको एक प्लान मिला हुआ है। उस प्लान में हमने अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए बोली गई है, और अफर्मेशंस के ऊपर हम पहले भी समझा चुके हैं कि वो कैसे आपके माइंड को इम्पैक्ट करती है, चेंज करने के लिए रेडी करती है। एक बड़े चेंज को शुरू करने के लिए आपको अफर्मेशन से शुरुआत करनी होती है। आगे चल के आप लोगों का प्लान अपग्रेड होता रहेगा। आज का प्लान क्या चल रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग दैट? रेज योर हैंड। मैं स्वमानधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। ईमानदारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। ओके ओके, ठीक है, बहुत सारे करे। गार्गी इज नॉट डूइंग दैट। गौरव भाई? वो दीदी एक्चुअली मेरी जो अफर्मेशन है तो मुझे थोड़ा कुछ और प्रॉब्लम थी, तो मैं दूसरी अफर्मेशन चलाई आज मैंने, जो आपने दी थी वो नहीं चलाई, तो बाकी प्लान तो चल रहा है। चलो ठीक है, ओके फाइन। तो ये दो तीन चीज़ें समझ में आई कि क्या करना होता है। सो एज ए स्टूडेंट हमें और क्या चीज़ों पे अटेंशन देना चाहिए। अगर मैं इस गॉडली यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। कैसे कि आगे चल के परिस्थितियाँ बहुत अलग होंगी। जब हम एज अ यूनिवर्सिटी का ऐसा हिस्सा बनते हैं ना, तब हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो दुनिया के लेवल पे होता है। जो बाबा हमें जो ज्ञान सुनाते हैं उसके अंदर वो हर चीज़ हमें सिखाते हैं। हर चीज़ का मतलब वो उठना बैठना भी है। वो हर चीज़ से रिलेटेड हमें नॉलेज देते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको खाना बनाना, बाबा कहते हैं कि खाना बनाना भी आना चाहिए, झाड़ू पोछा भी, सब कुछ आपको काम करना आना चाहिए। हर चीज़ में वो आपको परफेक्शन सिखाते हैं, ठीक है। हर चीज़ में वो कहते हैं कि आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमारे अंदर इमर्ज हो पाती हैं, क्योंकि कल को चल के हम 84 जन्मों के चक्र में जब आएंगे तब हमें किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। हमें हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट बाबा बनाते हैं, वो एक सिंपल सी मुरली के थ्रू। इसीलिए कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, जिन्हें हर चीज़ की नॉलेज होती है कहीं ना कहीं। कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बीमार है तो उनको पता होता होगा कि भाई घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चों को ठीक किया जा सकता है।
अगर कोई और डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में भी अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको सबसे ऊपर होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे ठीक हो सकती है, वैसे ये चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आना चाहिए। और जब हम मुरली सुनते हैं और लिटरली हमारा योग लग रहा होता है तो ये चीज़ आपके लाइफ में होती है कि आप हर चीज़ में आगे से आगे बढ़ के परफॉर्म कर पाते हो। अपना हर जगह आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप वो चीज़ लोगों को समझा पाते हो। चाहे वो घर में फैसले लेने की बात हो, चाहे कुकिंग की बात हो, आप जिस फील्ड में हाथ रखोगे उस फील्ड में आप कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग होता है इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ये चीज़ सबको? आपको एग्जाम्पल देके सुनाऊं कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। एक ऑलराउंडर होने का मतलब है कि अब चलो घर में कोई इशू हो गया, ठीक है, तो घर में इशू होने का मतलब है अगर कोई बाहर से झगड़ा वगड़ा हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई, तो ऐसा नहीं हो कि उसमें आप डर में सहम के बैठ जाओ कि अंदर हो ये तो चीज़ मेरे से डील होने की नहीं है। नहीं, आपको इतनी शक्ति होती है उस टाइम पे, बाबा आपको इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप उस चीज़ को जाके फेस भी कर सकते हो, उन चीज़ों को डील भी कर सकते हो और चीज़ें सेटल भी कर सकते हो कि यहाँ चीज़ इस टाइम पे हमें ये काम करना चाहिए, है ना। आप चाहे स्पोर्ट्स में हो, आप चाहे गेम्स में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे कंपनी में हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आप अगर मुरली ध्यान से सुन रहे हो, आप अगर लाइफ में अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो और इस यूनिवर्सिटी को सीरियसली ले रहे हो तो आप हर चीज़ में एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट शो कर पाते हो। और कल को चल के ऐसे ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो थोड़े से सोल कॉन्शियस हो जाएंगे एंड देन दे विल बी एबल टू रूल द मार्केट ऑल्सो। फाइनेंशियली भी वो इतने ज़्यादा कैपेबल होंगे कि वो हर फील्ड में अपने कदम जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ उन्हें सफलता मिलेगी। ओ कौन बच्चे होंगे? हम में से कोई ना कोई निकलेगा। कितने लोग हैं इस चीज़ को एग्री करने वाले? रेज योर हैंड। मीनाक्षी बहन, ऋतिका बहन, जो आप इस चीज़ को जितना हम लाइटली ले रहे हैं ना कि हम एक स्टूडेंट है, बस मुरलियाँ चल रही हैं, ये कोई आध्यात्मिक संस्था है, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ से सीखा हुआ बच्चा और यहाँ से निकला हुआ बच्चा जहाँ पे भी निकलेगा वो उस चीज़ में बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, वो हर फील्ड में अच्छा निकलेगा और तब निकलेगी बाबा की प्रत्यक्षता। ये जो हमने अपनी लाइफ को सेपरेट कर लिया है ना, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को जो हमने सेपरेट करके रखा है, या हम तो बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हैं, मतलब का है कि मैं तो सारी चीज़ें कर रही हूँ पर मैं कुछ ध्यान नहीं दे रही। बोर हो जाओगे। हम क्यों बोर हो जाते हैं? ब्राह्मण्स क्यों अच्छा, अगर मैं सरेंडर्ड हूँ या मैं सेंटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, हम क्यों अच्छा कई बार पुरुषार्थ नहीं कर पाते? क्योंकि ना हम एक चीज़ पे इतना ज़्यादा अटेंटिव हो चुके हैं क्योंकि ना एक टाइम के बाद फिर मुझे बोर होगा तो मुझे पुरुषार्थ करना ही नहीं है ना। जिस सेम बाबा के रूम में मैं रह रही हूँ, बाहर से कहीं से आते तो ऐसा रहता है कि बाबा का रूम है तो मैं बैठ के योग कर लूँ, और उसी घर में अगर मैं रह रही हूँ तो मेरे लिए वो रूम कॉमन ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी, ऐसा हो जाता है कि ठीक है इसी घर में तो रह रहे हैं, वो बाबा का रूम तो स्पेशल थोड़ी ना होता है कुछ उसके अंदर। तो वो हम अगर हम सरेंडर्ड है या हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल रहूँ या तो मैं लोगों से मिलूँ नहीं, लोगों से बात करूँ नहीं, मुझे तो संग का रंग लगेगा, या तो मुझे संसार में नहीं लोगों से मिलना, बात नहीं करनी। उनकी लाइफ में एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं विच वी इवन कांट इमेजिन अभी। तो अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप समर्पित ब्राह्मण हैं तो आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए, आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे क्या क्या करना है। आपका सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मेंटल वर्कआउट भी चलते रहना चाहिए, और बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ब्राह्मण स्टूडेंट के लिए। वरना ना हम एक ऐसे दौर में होते हैं, हमेशा युद्ध चल रहा है, सुकून ही नहीं है लाइफ में। उस युद्ध के अंदर आप आज हार रहे हो, कल जीत रहे हो, परसों फिर हार रहे हो, लाइफ ऐसे निकल जाती है। एंड सोचो आप, अगर हमारा संगम युग ऐसे निकल गया तो हमारे 84 जन्म कैसे रहने वाले हैं? ऐसे ही होंगे ना, ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा परेशान ही रहेंगे। इसीलिए हमारा कहना ये है फ़िलहाल कि हम ये चीज़ों को सीरियसली लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार दम लगा के, जितना अपने से लगता है, एंड देन उसके बाद जो स्टेबल लाइफस्टाइल शुरू होगी उसमें हम कम से कम ये टाइम पीरियड एंजॉय तो कर पाएंगे।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लाइफ निकल जाए और हमने इंजॉय ही नहीं किया कुछ भी। संगम युग तो हम इंजॉय ही नहीं कर पाए। बाबा कल भी कह रहे थे, क्या कह रहे थे, लास्ट टाइम में, कल था या परसों के वरदान में था, कि बाबा साकार रूप में जो जो आपने रिलेशंस बनाए होंगे ना, वो इमर्ज होंगे, वो हमें इन आंखों से भी नजर आएंगे। सोचो क्या जर्नी शुरू होगी वो, नहीं? जिसने उनको अपना पार्टनर बनाया होगा तो एज अ पार्टनर आपके साथ रहेंगे और आपको दिखाई भी देंगे, पर वो कब होगा? जिसने उनको अपना बच्चा बनाया है वो एज अ बच्चा आपको नजर भी आएगा। तो आई वॉज तो शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दैट डायलॉग, जो वरदान में वो समझा रहे थे। हम आपको शेयर भी कर देंगे ग्रुप के अंदर, जो उन्होंने कहा था कि लास्ट में चल के वो सच में साकार में नजर आएंगे। पर वो किनको नजर आएंगे? जब हम थोड़े से सोल कॉन्शियस होंगे, थोड़ा सा तो अभ्यास किया होगा हमने, है ना, चीज़ों को लेके थोड़ा सीरियस रहे होंगे। बाकी और क्या सिखाती है ये पढ़ाई हमें? ये हमें सिखाती है कि आप हर सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो, आप हर चीज़ को डील कर सकते हो, बहुत हंस के स्माइल करके मज़े से। ऐसा कुछ नहीं है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। अगर हमने, अच्छा सोचो, एक बात बताओ, एक गांव का एक बच्चा अगर जाके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है तो उसको गांव में आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है जहां उसके पास हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। स्वदेश मूवी देखी है किसी ने? उसमें क्या होता है कि वो बाहर के एक साइंटिस्ट होते हैं, शाहरुख खान, और वो आके इंडिया में आके और गांव को रीस्टेब्लिश करते हैं और उसके अंदर डैम वगैरह बनाते हैं, आई डोंट नो क्या बनाते हैं, तो कुछ मोटर जैसा जनरेट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ठीक है। देन उससे क्या समझ में आया कि एक व्यक्ति जो अच्छी जगह से पढ़ा लिखा है तो उसको हर चीज़ में एक कॉन्फिडेंस होता है। आप पढ़ते हो भगवान की यूनिवर्सिटी में, आपको पढ़ाते हैं भगवान, क्या आपको नहीं लगता आपको हर चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट होना चाहिए? हर फील्ड में आपको कितना अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम उस तरह से इस ज्ञान को क्यों नहीं देखते? हम केवल बाबा की लैंग्वेज में क्यों फंस के रह गए कि वो जिस हिसाब से वो बोलते हैं हम वही वर्ड्स को रिपीट करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाती है, भी नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग ही सिखाती है, ठीक है। हमें यहाँ पे बाबा ने जो एजुकेशन हमें दे रहे हैं उसमें वो हमें न्यूरो साइंस की भी नॉलेज देते हैं, वो हमें इधर क्या चल रहा है उस चीज़ को भी मैनेज करना सिखाते हैं, बाहर क्या चल रहा है वो चीज़ भी मैनेज करना सिखाते हैं, हर सिचुएशन में स्टेबल रहना भी सिखाते हैं। और आपको पता है, और उस चीज़ में हमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा होता? क्योंकि हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें मेरे को आ रही हैं तो मुझे स्टेबल करने के लिए आ रही है या मुझे पावरफुल बनाएंगी, एंड यही तो मैं एज अ स्टूडेंट मेरा काम है। एक यूनिवर्सिटी में पेपर कैसे होता है? हमारे यहाँ कोई रिटर्न पेपर थोड़ा ना आता है, प्रैक्टिकल पेपर आता है। लेकिन वो चीज़ का हमें अटेंशन तब रहेगा जब मैं लिटरली अपने आप को स्टूडेंट समझती हूँ, ओके। और क्या होता है गॉडली स्टूडेंट का मतलब? पहले एक पेन डायरी मेरे पास हमेशा होनी चाहिए इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, इफ़ आई टेक दिस सीरियसली कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास एक पेन कॉपी ऑलमोस्ट हो कि मुझे कुछ भी मेरे को ऐसा याद आए तो मैं तुरंत लिख सकूँ उस चीज़ को, ठीक है। जिससे मेरे पास ये डायरी हमेशा रहती है, तो अगर मुझे कुछ भी नया समझता है हम तुरंत लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं बाद में भूल जाऊंगी उस चीज़ को और वो चीज़ मुझे भूलनी नहीं है। तो हम आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आज सुनाते हैं जो हमने थोड़े बहुत लिखे हुए हैं। ये 22 दिसंबर का है पॉइंट 2025 का, जिसमें ये तो हालांकि हमने आपको समझा दिया था कि एंगर वो है, वो एक वाइब्रेशन होता है। जब कोई उस वाइब्रेशन पे, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है और हम सामने जाएंगे, और अगर हम पावरफुल नहीं हैं तो मैं भी उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर दूंगी। इसका मतलब है मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट मुझे उस दिन समझ आया था और मैंने ये क्लास में भी समझाया था। तो ये एक नया पॉइंट है ना, ऑफ कोर्स किसी को समझ आता है कि हमें गुस्सा क्यों हो जाता है जब सामने कोई चीख रहा हो, तो मुझे क्यों चीखना आ रहा है, फिर मैं क्यों उसके सामने जाके, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। एंड जब मेरे पास अगर पावर नहीं है तो मैं उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स मैं गुस्से के इन्फ्लुएंस में आ गई। एंड अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई है, मैं ज़्यादा पीसफुल हूँ, शांत हूँ, तो वो मेरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सो एक नया पॉइंट जो मुझे पता चला था 23 दिसंबर 2025 को मुझे एक पॉइंट मिला था कि अगर आत्मा की
खुद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो वो दूसरों से रेजोनेट होकर चलती है। अगर हमारी खुद की कोई पावर नहीं है, अगर मैं खुद की फ्रीक्वेंसी, मैंने खुद का कुछ अपना माइंडसेट नहीं है। भेड़ चाल वर्ड सुना है? मैंने एक रील देखी थी 2-4 दिन पहले ना, एक भेड़ है, उसको बस एक ही भेड़ को ऑपरेट कर रहा है एक व्यक्ति, जो लीडर है वो पूरे झुंड को लीड नहीं करता, जो व्यक्ति है जो भेड़ों का झुंड रखता है पूरे उस झुंड को नहीं संभालता, लेकिन एक ही को संभालता है, और वो सारे भेड़ जो है उसको फॉलो कर रही होती है उस एक भेड़ को बस। तो उसने उसको घुमाया एंड घुमा करके छोड़ दिया, और सारी भेड़ बस उसको फॉलो करके एक ही चक्कर पे घूमे जा रही घूमे जा रही घूमे जा रही घूमे जा रही है। आई वाज थिंकिंग कि ना कहीं हम ऐसे तो नहीं है हम सब ना एक ही चक्र में। दीदी आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, हो सकता है कि हम भी घूम ही जा रहे हैं। अब इस चीज को गौर करेंगे। नहीं गौर नहीं, हम में बदल क्यों नहीं रहे? हम ना एक चक्र में घूमे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग चेक करें, हम लोग भेड़ बकरियां तो नहीं है क्योंकि ना हम में से कोई चेंज तो नहीं हो रहा, ना हम में से कोई ऐसा निकल रहा जो बाबा का झंडा ठाके और ऐसे गाड़ के बोल दे कि मैं प्रत्यक्ष करूंगा आपको, बताओ क्या करना है। तो दीदी उसका फिर एक है ना, एक और जो हमें लीड कर रही है आगे वाली भेड़, वो चेंज हो तो हम उसको देखें। आप खुद लीडर क्यों नहीं बनते? छोड़ो ना, कौन लीड कर रहा है, किसी पे भरोसा क्यों करना है? मैं खुद की एक्सपीरियंसेस खुद करूं, आपको सबको अपना प्लान मिला हुआ है, सब अपने एक्सपीरियंसेस खुद करो, खुद का अपना एक माइंडसेट रखो ना। मुझे क्यों फॉलो करना है या किसी और को क्यों फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं, दादियों को, इसके अलावा बाबा अलाउ ही नहीं करते किसी को फॉलो करने के लिए। आई नेवर से यू फॉलो मी, मेरा अपना माइंडसेट है, मैं किसी को फॉलो नहीं करती। मैं दादियों की क्लासेस सुनती हूँ या सुनती सबकी क्लासेस हूँ, पर जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, ठीक है? तो ऐसी ही चीज़ें अपने, चलो ठीक है। तो अभी ना ये चीज़ों पे अटेंशन दो कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, जो कि हम एक सर्कल में हैं जहाँ से हम एक लूप में फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। एज अ स्टूडेंट हम ऐसा ना हो कि उसी में फंसे रह जाएं और कुछ हो ही नहीं, तो कुछ थोड़ा अलग सोचो। ज़रूरी नहीं है जो लकीरें पहले से बनी हुई है उन्हीं पे ही चलना है, कुछ अलग सोचने की कोशिश करो एज अ ब्राह्मण, तब जाके कुछ नया निकलेगा, नहीं तो चल ही रहा है सब वैसे तो बढ़िया। अगर हमारी खुद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम दूसरों से रेजोनेट करते हैं, जैसे माहौल में हम जाते हैं हम वैसे उसी, जैसे अगर कहीं कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं लड़ाई में आ जाऊंगी, कहीं कोई हंस बैल रहा है तो मैं हंसी खुशी में आ जाऊंगी। हम बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा नहीं आता, वो तो सामने से कर रहे थे तो मुझे आ गया। दिस मीन्स द सेम थिंग कि तुम्हारा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी खुद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो दूसरे वाले करते हैं वो उस स्टेट में तुम आ जाते हो अपने आप। तो तुम्हारा रिमोट समाज के हाथ में है, जिस फ्रीक्वेंसी पे समाज वाइब्रेट करेगा तुम ऑटोमेटिकली उसी पे वाइब्रेट करोगे। नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, तुम मुझे नहीं हिला सकते जब तक मैं नहीं चाहूँगी, है ना? वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए। एक जो दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई, अच्छा हाँ, 2 जनवरी 2026 का ये पॉइंट है जो मुझे समझ में आया कि परम धाम में रहना ही ओरिजिनल स्टेज है। ना ही तो नाम से कोई सुकून मिलता है, ना फेम से कुछ भी मिलता है। जो ओरिजिनल सुकून है, जो ओरिजिनल स्टेज है और जो ओरिजिनल मैं हूँ, तो वो केवल मैं उस समय में हूँ जब मैं परम धाम में हूँ, बाबा के साथ, और सभी आत्माएं ऊपर आ चुके हैं, मतलब उस स्टेट में। और जगदीश भाई जी एक चीज़ कहते हैं कि आप उस समय पे वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन आप अभी वो चीज़ फील कर सकते हो। तो जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हमें वो चीज़ फील नहीं होगी, लेकिन अभी हम वो शांति भी फील कर सकते हैं, और वो जो स्टेज है वो अभी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि वहाँ थॉट्स और वाइब्रेशंस नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। एट द एंड अगर हमारे पास हमेशा एक लास्ट पॉइंट रहना चाहिए कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और अभी मुझे कुछ नहीं करना है तो मेरा लास्ट स्टेप कहाँ है? तो लास्ट स्टेप यही रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं परम धाम में हूँ, बाबा के सामने हूँ, एंड आई एम रिलैक्स्ड। कुछ नहीं है आसपास, सब शांत है, सब सेटल्ड है, मैं बाबा के सामने हूँ, वो मेरे सामने है, सिंपल, ख़त्म। तो ये एक लास्ट स्टेज हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं हमेशा होना चाहिए कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मुझे ये करना है, ओके? कि मैं घर में हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, सब सेटल्ड है, कुछ भी परेशान नहीं है, सब ठीक है, ओके? एंड 3 जनवरी को क्या समझ में आया कि इफ़ यू वांट टू रिजॉल्व समथिंग,
write that problem, explain it properly, and then write the solution, जो कि अपने आप आता है when you are writing. किसी ने ट्राई करके देखा है राइटिंग करके? हमें अपने प्रॉब्लम्स को पहला तो कंसिडर करना आना चाहिए. हाँ, मैं ये कह रहा था कि साइंटिफिक एनालिसिस में भी ये बात कई बार आ रही है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है, एक पैटर्न है करने का काम का, वो हम न्यूरॉन्स को चेंज कर सकते हैं. अभी जो आपने कहा कि हम दूसरे को फॉलो करते हैं, अपने में अंदर क्यों नहीं चेंज ला रहे हैं? तो ये साइंटिफिकली भी सपोर्टेड है कि हम अगर एफर्ट करेंगे, अफर्म करेंगे अपने आप को बार बार, तो हमारी जो पुरानी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग या संस्कार है वो बदले जा सकते हैं. न्यूरल पाथवे बनेंगे. नए न्यूरल पाथवे. अब न्यूरल पाथवेज बने ना बने, आप लोग सब न्यूरोलॉजिस्ट जरूर बन जाएंगे थोड़े दिनों में. दीदी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी गोल को लिख देते हैं, जैसे कि मैंने 4 गोल लिखे अपने, तो उसके कंप्लीट होने के 90% चांसेस हो जाते हैं, और वही चीज अगर केवल मैंने सोची हुई है तो वो नहीं हो पाती. ओके, एग्जैक्टली. तो हम लोग ट्राई करें कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है, पहले तो मैं उस चीज़ को लिख लूँ कि मेरी प्रॉब्लम है. मुझसे योग नहीं लग रहा, लिखो सीधा बैठ के, मुझसे योग नहीं लग रहा. तो किसमें क्या था, पहले अपनी प्रॉब्लम लिखो, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं लग रहा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है. देन ट्राई टू राइट अ सोल्यूशन. और इसको क्या कहते हैं, विचार सागर मंथन करना बाबा की भाषा में. और हम इसे कहते हैं कोई पॉइंट पे एनालाइज करना और उसको एलेबोरेट करके लिखना. अगर हम थोड़ा सा वर्ड चेंज कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि थोड़ी खुल जाती है. ओके, सबको समझ आ रहा है? देन 4 जनवरी का जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ चीज़ें, हाँ ये मुझे मेरी बहन ने समझाया कि कुछ चीज़ें वर्बली नहीं समझाई जा सकती, लेकिन मनसा सेवा में बताई जा सकती है. जैसे मैं आप लोगों को ना बोलते रहते हो, सोल समझो, अपने को पॉइंट ऑफ लाइट समझो, ब्रेन रूम देखो, काफ़ी चीज़ें ऐसी है ना जो आपको समझ में नहीं आएगी. तो वो मेरा काम है आप लोगों को वतन में इमर्ज करके समझाना, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं केवल फ्रिक्वेंसी भेज के, वाइब्रेशंस भेज के आपके अंदर फीड कर सकती हूँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता. और ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो, किसी के अंदर कुछ फीड करना है तो इसको ऐसे ट्राई करके देखो. ओके, कुछ चीज़ें मतलब समझाई सच में नहीं जा सकती. तो दुनिया के सामने अगर आप भगवान का मुद्दा लेके जाओगे तो उनको समझ में, उनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई उनसे जीत नहीं सकता, ठीक है. लेकिन अगर हम उन्हें थॉट्स भेजेंगे बार बार सूक्ष्म रूप से कि योर फादर हैज़ अराइव्ड, योर फादर हैज़ अराइव्ड, यू आर अ स्टार, योर फादर हैज़ अराइव्ड, सबकॉन्शियसली वो उस चीज़ को कैच करेंगे और एक टाइम आएगा जब वो चीज़ इमर्ज होकर बाहर भी आएगी और उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होगा कि हाँ माई फादर हैड अराइव्ड. ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती. और एक जो लास्ट पॉइंट है 5th जनवरी पे जो हमें नया मिला था, हमने वर्ड सुना क्रिएशन. तो आई वॉज ना थिंकिंग अबाउट द टर्म कृष्ण एंड क्रिएशन. 2 चीज़ों में थोड़ा बहुत ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, क्रिएशन एंड कृष्ण. मैं ये पता करने की कोशिश कर रही थी कृष्ण वर्ड आया कहाँ से. तो मैंने वर्ड का मतलब भी सर्च किया कि इसका मतलब होता है कल्टीवेशन करना, या फिर कोई चीज़ जो सबका ध्यान रखे या सबको मोह ले. मुझे आई वाज थिंकिंग कि ये वर्ड आया कहाँ से होगा. तब मुझे थोड़ा थोड़ा को रिलेवेंट लगा कि क्रिएशन से शायद हो सकता है कृष्ण वर्ड आया हो सकता है. ऐसा मैं बस हवा में तीर मार रही हूँ वाली बात है, बट मुझे लगता है कि इससे जनरेट हुआ होगा वर्ड कृष्ण. हो सकता है ऐसा. कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा मैच करते हैं. क्रिएशन, कृष्ण, क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट. पता है हमें जैसे जब हमने कोर्स बचपन में किया था तो उसमें था कि कृष्ण की नीति सिखाने वाले क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्राइस्ट कृष्ण की नीति ही सिखाते हैं. और बाबा भी कहते हैं कहीं ना कहीं दोनों कोरिलेटेड है आपस में, वो मुरलियों में बताते हैं, पर हमें वो रिलेशन कभी समझ नहीं आता. सो इसमें क्या होता है कि क्रिएशन इज लाइक द वन, देयर इज अ क्रिएटर ऑल्सो एंड ही इज द फर्स्ट क्रिएशन. सो उससे शायद हो सकता है नाम कहीं से निकला हो या कोरिलेट करता हो. तो मुझे लगा बस, तो मैंने पॉइंट लिखा कि क्रिएशन एंड कृष्ण आर सिनोनिम्स somehow. Okay,
नाउ तो ये चीज़ है। एंड अगर मैं अब एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा दिमाग चलता है इन सारी चीज़ों में, मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए। हम बोर क्यों हो जाते हैं एक ब्राह्मण लाइफ में? क्योंकि ना हमारे पास कभी भी रोज कुछ नया ही नहीं होता लाइफ में करने के लिए, सोचने के लिए कुछ नया नहीं होता, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे पास नया नहीं होता। जब तक वो कुछ नया आपको मिलेगा नहीं ना, तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा ब्राह्मण होने का। एक अच्छे स्टूडेंट के पास हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव होता है, एक नया थॉट प्रोसेस होता है, कुछ ऐसा होता है जो कि शायद किसी को भी नहीं पता हो, वो इस तरह से सोचता है। जो फिर उसका कॉन्फिडेंस भी तो हाई रहता होगा ना, कि क्लास में ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी जो चीज़ मुझे पता है, और यहाँ मेरे पास सारी बंच ऑफ नॉलेज है, रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो आपकी बुद्धि जब थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के लिए सोचते रहती है तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि में ऐसा टच होगा कि हो ये तो नया पॉइंट है, ठीक है। सो ये चीज़ ऐसे होती है कि अगर मुझे कुछ नया नया पॉइंट मिलता रहे और मैं उसको लिखते रहूँ तो मेरी लाइफ में मज़े ही मज़े हैं। मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, ये पॉइंट तो किसी को नहीं पता होगा। वो हालांकि ये भी हो सकता है, इसको क्या कह लो आप, शुद्ध अहंकार कह सकते हो, कि भाई इस चीज़ को लेके अहंकार रहता है, पता है ये पॉइंट ना मुझे पता है, ठीक है, ये चीज़ ना किसी को नहीं पता होगी। ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है जो मुझे लगता है मुझे ही पता है। कई बार ऐसा बाद में पता चलता है कि नहीं सबको पता था, पर मुझे तो अपने आपस में नशा खुद का रहता ही है कि नहीं मुझे ही पता है बस, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो, हालांकि ये चीज़ तो बहुत लेंदी हो सकती है, बट 10 बज रहे हैं ऑफ कोर्स। एक चीज़ पे और ध्यान दो, देखो बहुत सारे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सब कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लो कि सब एक तो कॉम्पिटिटर्स हैं, सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं, ठीक है। अगर कोई कम अच्छा व्यवहार करता है तो खुश हो जाओ कि भाई ठीक है एक कॉम्पिटिटर घटा मेरे से, उस चीज़ को नेगेटिवली मत लेकर के पॉजिटिवली लो कि इट्स ओके, इट्स देयर ओन पार्ट एंड लेट इट बी। अगर ये लोग थोड़ा अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे खतरा है। और इसी चीज़ के लिए एक और चीज़ पे ध्यान दो कि भाई पढ़ाई को ना थोड़ा कम करो भले, लेकिन जितनी देर करो उतना बहुत अटेंटिव रह के करो, है ना। कम पढ़ो, स्मार्ट स्टूडेंट बनो कि रात को सोने से पहले मुझे ढंग से रहना है, मुझे सुबह उठ के ढंग से कर लेना है, और दिन में जितनी देर मैं योग में बैठूँ, चाहे मैं 5 मिनट बैठूँ, बस 5 मिनट फोकस होके करूँ। मैं चाहे 5 घंटे नहीं बैठ रही, 5 मिनट बैठ रही हूँ, पर 5 मिनट मेरे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। बहुत चीज़ें भी भले क्वांटिटी कम कर लो लेकिन उसकी क्वालिटी हाई रखो। वो जो टाइम हो आपका योग का, उसमें आपको अपनी बुद्धि इतना ज़्यादा अटेंटिवली काम कर रही हो कि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर पाओ। बाबा बार बार हमें आके कह देते कि बच्चे अनुभवी मूर्त नहीं है, बाकी सुन के सुनाने वाले बहुत हैं, है ना, बहुत अच्छा बताने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स करने वाले बहुत हैं, पर अनुभवी मूर्त बच्चे है ही नहीं। सीधा ऐसे बोल के गए थे, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पे हमें अटेंशन देना चाहिए कि हम चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन ढंग से पढ़ें और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंसेस की शुरुआत होगी आपकी दिए गए प्लान से, अगर आप उसको अटेंटिवली करोगे तो। अगर नहीं करोगे, और एक और गार्गी यू वाज सेइंग ना कि मैंने अपना प्लान चेंज किया एंड ऑल दैट, एक बार की बात है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मुझे भी ऐसे ही होता था। तो मैंने अपना प्लान कुछ बनाया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, तो मैं इसको चेंज करके ना दूसरा अपना कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। जनरली मैं ऐसा नहीं करती थी, पर मैंने उस दिन का पुरुषार्थ चेंज करके कुछ और करना शुरू कर दिया। शाम तक मेरी स्थिति थोड़ी वैसी रही, ऊपर नीचे सी हो गई। तब ना मुझे एक चीज़ बस शाम को योग में बैठ के टच हुई कि जो आपको मिला है ना, वो प्लान आपको आपके फादर ने दिया है, अपना दिमाग ना चला, जो दिया हुआ ना उसको फॉलो कर ले। तो दीदी चाहे जो भी हो, मेरा एक्चुअली पुरुषार्थ सही से हो ही नहीं रहा अभी 2-4 दिन से। तो जो प्लान है ना, आप सब लोग माने कि वो प्लान आपके लिए बना हुआ है, और वो मैंने तो बनाया नहीं है, ठीक है, वो उनके तरफ से ही आता है। रैंडम पॉइंट्स होते हैं जिनको उठा के मैं लिख देती हूँ। मुझे थोड़ा ना दिमाग में होता है कि नहीं बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, मुझे क्या पता आप लोगों को क्या चाहिए। जिसको देना उसको पता कि उनके बच्चों में क्या क्या कमी है। आई एम नॉट अ माइंड रीडर ना, तो मुझे कैसे पता होगा। तो वो उनकी तरफ से आया, तो अगर वो मैंने बनाया होता ना तो नहीं बनी होती, बट वो मैंने बनाया नहीं हुआ है। तो जैसा वो है, दिमाग जास्ती ना चला के, जब तक का वो प्लान है हम उसको एज इट इज़ फॉलो कर लें। अगर मैं अपने लिए भी कोई प्लान बना रही हूँ तो मैं कभी उसके अंदर बीच में चेंज नहीं करती हूँ। जब से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो प्लान आता है वो मुझे पता है, बाबा ने बना के दिया है, तो आई विल फॉलो द सेम थिंग,
ठीक है। एंड लिटरली जब से ये करना शुरू किया है, मेरे को दिमाग में जस्ती वो रहता नहीं है, एंड इजीली मैं उस चीज़ पे काम भी कर पाती हूँ, ठीक है। और दीदी अगर वो चीज फॉलो नहीं हो पा रही है तो कुछ तरीका शिफ्ट करो ना, गार्गी, पॉइंट वही रखो, कुछ और तरीका उसमें ऐड करो, कुछ ना कुछ शिफ्ट करके उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एक ही वर्ड है ना, उसको कुछ और तरह से इम्प्लीमेंट करो, बात वही रखो, लेकिन ना वो तो माया को आपको घुमाना है कि मैं इससे नहीं तो मैं ऐसे सीखूंगी, ऐसे नहीं तो वैसे सीखूंगी, ठीक है। तो इट्स ऑन मी कि हाउ गुड स्टूडेंट आई एम, हाउ स्मार्ट स्टूडेंट आई एम। चलो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी को? दीदी हमको ना अभी सेंटर से भी मिला है प्लान, तो मैं ना आई एम ट्राइंग टू फॉलो बोथ द प्लान। सो एक ही प्लान फॉलो करो, सेंटर का फॉलो करो नया ना बहन, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं, सेंटर वाला प्लान फॉलो करो, देयर इज नो इशू इन दैट। उसको एलेबरेट करके थोड़ा एक्सटेंड करो, उसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करो जो आप डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, लेकिन एक ही प्लान फॉलो करो। ज्यादा करने से दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाएगा, पूछो नहीं। ओके ओके, है ना, एक ही प्लान हो सकता है मैं करती हूँ इतना, इधर का भी नहीं, इधर का नहीं, वो इधर का उधर का सब मेरा ही है। अब वो भेज देना मुझे, ठीक है। ओके, लेकिन एक ही प्लान फॉलो करो, 2-2 3-3 करोगे। मैं करके देख चुकी हूँ, तो मैं आप सबको इसीलिए बताती हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा सेम है फिर वही टिक करती हूँ फिर मैं। हाँ, जो सेम है, और जो मैंने अमृतवेला और नुमा शाम में जो प्रैक्टिस है, जैसे मधुबन प्रैक्टिस में नुमा शाम में कर लेती हूँ कभी कभी, फिर जो अप डाउन का प्रैक्टिस है अमृतवेला कर लेती हूँ, तो फिर वो टिक कर। हाँ, वो जो उस प्लान में नहीं है वो भले ही आप इधर के फॉलो कर लो, लेकिन उधर का प्लान पहले अटेंटिवली फॉलो करो। एक ही जने का करो, ऐसे नहीं सब जगह पे नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। हमारा ब्रेन ना मल्टीटास्किंग करना नहीं जानता, ठीक है। तो उस चीज के अनुसार फिर सिंगल काम करो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी उमेंद्र भाई बताइए। पर्सनल क्वेश्चंस लेते हैं क्या आप? हाँ जी, सब पर्सनली है, बताइए जी। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो सेवरल इयर्स से कर रहा हूँ, घर पे कर पा रहा हूँ, पर युगल किसी भी तरह तैयार नहीं होती, और शी इज वेरी अनकंफर्टेबल इफ आई गो टू सेंटर आल्सो। ऑलराइट, कोई समाधान अगर सजेस्ट कर सकते हैं आप? द ओनली समाधान इज दैट थोड़ा सा सोल कॉन्शियसनेस की तरफ अटेंशन दोगे तो उनको भी अट्रैक्शन आपसे और सेंटर से अपने आप होगा। भाई जी, आपने अभी ज्वाइन किया है? मैं प्रैक्टिस तो घर पे कर रहा हूँ करीब 8-10 साल से। नहीं, आपने ये क्लासेस को अभी ज्वाइन किया है? हाँ, मैं एक क्लास में और भी आया था 2 हफ्ते पहले। अच्छा, इतना कैसे आपने गैप ले लिया? सी, उसके अंदर ना उमेंद्र दादा, आप समझे कि आपको केवल थोड़ा सा, हाँ, ये हम सबके अंदर सेम प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। हम सब लोग ये चीज कहीं ना कहीं सफर करते हैं कि घर में मुझसे कोई लोग परेशान है, पर उसका प्रैक्टिकली जो मेरे लाइफ में मैंने चेंज देखा, पहला हम आपको ना एक एक्सपीरियंस सुनाई देते हैं, अभी अपने याद दिला दिया है। अगर आप लोग लेट नहीं हो रहे हैं तो सुनाओ कि 10 बजे। ओके, सो एक समय की बात है, एंड घर में क्योंकि हम उस एज में हैं ऑफ कोर्स कि सबको संकल्प चलेंगे शादी एंड ऑल को लेकर के। तो आई वाज सेइंग कि ठीक है, मुझे करनी नहीं थी तो मुझे उस चीज़ के लिए लड़ना भी था, चीज़ों को मना करना और हाँ करना, और हम मना कर चुके थे काफ़ी चीज़ें इस चीज़ को लेकर ना, बढ़ती जा रही थी। और घर वालों को कन्विंस करना एक लंबे समय तक, या तो पड़ोसी कुछ ना कुछ बोलेंगे या तो फिर दूसरे रिश्तेदार कुछ बोलेंगे। अभी क्या हुआ कि छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई, जो मुझसे 1 साल 1.5 साल छोटा है। एंड देन अब मुझे अभी तो शादी में जाना पड़ेगा, और घर में तो बड़ी बहन मैं हूँ, तो सब कुछ मुझे ही करना है। मेरे बिना तो उधर मतलब लोग बोल रहे कि अगर तुमने डिसीजन लिया है जाके फेस करो लोगों को, तुम्हारा फैसला है अपने आप। और हरियाणा तो आप लोगों को पता है कैसा स्टेट है इस मामले में, बहुत थोड़ा ब्लंट है। एंड आई वॉज इन द टेंशन कि अभी मैं क्या करूँ इस चीज़ का लेके। और देन आई डिसाइडेड कि हमने वहाँ पे एक शिवलिंग है मेरे ऑफिस में छोटे से, हमने उनको सामने रखा कि अब मेरे पास स्थूल में तो बाबा कोई है नहीं, तो उनको देखा मैं, इधर आओ। उनको मैंने कहा कि हम एक डील करते हैं कि तो आई एम योर पार्टनर नाउ, मैं आपको एज अ पार्टनर स्वीकार करती हूँ, और अब जो भी होगा नाउ यू विल मैनेज। अगर मुझे किसी ने घर जाके शादी के लिए बोल दिया
तो भाई मैंने शादी कर लेनी है, और ये बचाना मेरा काम नहीं, अभी आपका काम है। मैंने उनके लिए छोटी सी माला बनाई और उनको पहना दी, और उनके ऊपर चारों तरफ से, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है बट वो चीज़ हम फिर भी सुना रहे हैं कि उनको एक तरह से वो होता है ना, जैसे दीदियाँ रिचुअल्स करती हैं जब उनका समर्पण होता है, वो सारे रिचुअल्स करा के मैंने अपनी तरफ से वो चीज़ को निपटा दिया कि अभी बात ख़त्म, नाउ वी आर मैरिड, तो चीज़ें सेटल। अभी अगर मुझे किसी ने उधर जाके बोल दिया, गाँव में किसी ने एक बार भी बोल दिया, पक्का मैंने हाँ करके चले जाना है। एंड हम गांव में गए, शादी हमने पूरे अच्छे से अटेंड करी, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा कि क्यों नहीं करी। बोले बहुत अच्छी बात है बेटा, मत करो। अब हम तो खुद कहते तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये मेरे बुआए आके कह रहे थे, जो कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन में थी मैं, कि मुझे सब डांटते और सभी मुझे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के देखते। कितनी कितनी चीजें हो सकती है ना, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, एंड नो वन इज आस्किंग कि तुम्हारी घर की बड़ी लड़की शादी नहीं कर रही है। तो ये एक इट वॉज अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस कि ना एक रिश्ता मैंने उनसे बनाया और उनको जवाबदार ठहरा दिया उस चीज़ में। अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो संसार में, तो स्थूल में किसी की अगर शादी हो जाए तो ऑफ कोर्स उसके वाइफ को तो कोई नहीं बोल सकता ना कि शादी कर लो जाके। तो वो तो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो युगल की जिम्मेदारी हो गई उस चीज़ से उस लड़की को प्रोटेक्ट करना। अभी यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी हो गई? वो शिव की जिम्मेदारी हुई उस चीज़ में मुझे प्रोटेक्ट करना। घर में किसी ने पूछा तक नहीं। आई वॉज लाइक ओह, ये चीज़ धमका के ऐसे भी काम करती है ना। सो यहाँ पे मेरा उनसे वो रिश्ता हो गया कि भाई अब जो भी है तो चलो, मेरी लाइफ तो सरेंडर्ड है ही, जैसे बोलोगे मैं वैसे चलने तैयार हूँ, जहाँ चलाओगे जहाँ बिठाओगे जो खिलाओगे मैं वैसे रहूँगी। बट मुझे शादी के लिए कोई पूछेगा ना, भी आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने लाइबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या टेंशन को भी। जिधर आपका अधिकार हो जाता है ना उन पे, तो आपकी हर टेंशन उनके ऊपर आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे यूज़ नहीं करते हो। और ये मैं एक लिटरली, आपको पता है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा इज़ नॉट, हरियाणा में भी रेवाड़ी साइड तो बहुत ज़्यादा उधर ऐसा नहीं होता कि लड़की अगर 18 से भी ऊपर चली जाए तो लोग भी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ तो मैं लॉ करके और पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, मुझे उस चीज़ की भी फ्रीडम है, ठीक है। सो ये चीज़ है कि अगर मेरा उन पे अधिकार है, और अगर तो मैंने उनको लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मैंने उनको अपने जीवन में वो जगह दी है, तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। और वो तब आता है, ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं थोड़े से उनके लेवल पे बात कर रही हूँ और वो थोड़े से मेरे लेवल पे आके बात कर रहे हैं। सोल टू सोल बात हो रही होती है, जहाँ मेरा पुरुषार्थ केवल इस चीज़ को लेके चल रहा है कि हम सोल कॉन्शियस कैसे बने। तो वो इस चीज़ में सपोर्ट करने के लिए आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं। एंड अब घर में किसी को भी इस चीज़ से परेशानी नहीं रहती है, या इससे क्या किसी भी चीज़ से मुझसे कोई इरिटेटेड नहीं रहता है, या मुझे कोई बांधने की कोशिश नहीं करता है। मैं सभी बंधन से धीरे धीरे करके फ्री हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप थोड़ा सा सोल कॉन्शियस होने की कोशिश ही कर रहे हो, ठीक है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है ना, वो ये चीज़ ट्राई करो कि अपने आप को बस थोड़ा सा स्टार कॉन्शियसनेस में लेके जाओ, चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। कुछ नहीं करना है लाइफ में, बस एक ही चीज़ कर लो। सोल कॉन्शियस को hundreds of times सुना मैंने, ओके, पर करना कैसे? तो आपने एग्जाम्पल दिया जी, वो बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। आप बहुत छोटे हो, पर आई थिंक बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट आपने किया है। और बाबा कहते भी हैं कि एक्सपेरिमेंट करो, अनुभव। अरे वो मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं भाई, लाइफ है मेरी अभी नहीं चलो छोड़ो, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही है आपको, एक्सपेरिमेंट से समझ आ रहा है, आप वैसे समझो। पर जहाँ हम उनको अधिकार दे देंगे तो वो चीज़ें वैसे काम करेंगी। और ऐसे ही एज अ टीचर उनको देख करके मैं थोड़ा सा सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ूंगी, तो वो चीज़ें और ज़्यादा सेटल होंगी। और ये जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी तब हो पा रहे हैं जब मैं उनके लेवल पे जाके बात कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ लाइट बन रही हूँ उनसे बात करने के लिए, थोड़ा सा उनके सामने निराकार पोजीशन पे जाके ही बैठने की कोशिश करती हूँ कि आप ऐसे हो तो मैं भी ऐसी हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको मेरे लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है आप मत यूज़ करो ना, मैं थोड़ा उनका कंफर्ट भी तो सोचूं। तो ये चीज़ को हमें थोड़ा बुद्धि में रख के काम करना चाहिए, ओके। चलिए, इसके अलावा आई थिंक वाइंड अप करना चाहिए, 10:15 हो चुके हैं।
ओम शांति। आप सबको भी सो जाना चाहिए। थोड़ा पढ़ाई पे अभी अटेंशन देंगे, अटेंटिव हो करके। एक यूनिवर्सिटी का, जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो तो आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, हर प्रॉब्लम में, हर सॉल्यूशन में, हर सिचुएशन में। यू मस्ट बी द लीडर इफ़ यू आर एन अमेजिंग स्टूडेंट, देन ओनली। अगर आप नहीं हो बहुत अमेजिंग स्टूडेंट, योर चॉइस। बट हमारे क्लास में जो है वो तो अमेजिंग ही होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा और अटेंशन दो। इस चीज़ के ऊपर समझाने के लिए ना बहुत कुछ है, बट जितना अभी हम 1 घंटे में एलिबरेट कर पाए वो आपको समझाए। रिलैक्स्ड होके। गुड नाइट दीदी, एवरीवन। अगर 11 बजे तक सो जाए तो सुबह हो जाएगा, अमृत वेला उठ सकेंगे। हम रोज 12 साढ़े 12 सोते हैं। आपको मुरली नहीं मिलती है सुबह सुबह साइंटिफिक अमृत वेला? कहाँ से मिलती है वो? 11 साढ़े 11 बोल रहे हैं। चुपचाप जाके अमृत वेला करना, अभी सो जाओ, ठीक है। चलो, ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति।